हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी के पेपर 4 में यानी RBWM में न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 4 जो कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस के हिसाब से कितना फ़ायदा हुआ है। अगर अन्य शब्दों में कहा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी एक तरीके से होता है कि ओवरऑल किसी भी पूरे बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की या सिस्टम की क्या अल्टीमेट एफिशिएंसी है, सक्सेस है या फेलियर है, उस पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट क्या है? बेसिकली सभी सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद जो बच जाए वो बिजनेस का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तीन प्रकार के प्रॉफिट होते हैं बेसिकली: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी का पहला जो लेवल होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। इसका मतलब जो टोटल गुड्स सोल्ड किए हैं, टोटल जो भी चीज़ें बेची गई हैं या जो भी सर्विसेज बेची गई हैं उनको माइनस कर दिया जाए सेल्स से। ठीक है, तो वो हो गया प्रॉफिट, पहली चीज़। सेल्स क्या है? सेल्स फर्स्ट लाइन आइटम माने जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के, पहली चीज़। दूसरा, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड जनरली लिस्ट किया जाता है उसके नीचे जो रहता है उसको सेल्स मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने मान लीजिए 1,000 रुपये की सेल करी और जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 600 रुपये है, तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 400 रुपये। मतलब 600 रुपये में उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स से चीज़ें खरीदी टोटल और 1,000 में बेच दी, तो 600 रुपये जो, तो 400 रुपये हुआ वो उसका बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब डिवाइड ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट है उसको अगर सेल से डिवाइड कर देंगे तो आपका मार्जिन निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, जो कि इस केस में कितना हुआ? 40%। कैसे हुआ भाई? 400 रुपये का फ़ायदा हुआ था, प्रॉफिट हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, उसको आपने 1,000 डिवाइड कर दिया तो आपका क्या हो गया? 40% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नीचे दिया: टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, गुड सोल्ड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? जो सेकंड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी को देखता है डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद, एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो चीज़ें बचती हैं प्रॉफिटेबिलिटी उसको देखता है। ठीक है, जैसे कि सेलिंग मतलब बेचना एक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो गई, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, जनरल कॉस्टिंग हो गई, ये सब चीज़ें निकालने के बाद। अब जैसे कंपनी ए के ऊपर बात की गई थी तो उसमें ऐसे क्या किया गया था कि 1,000 रुपये का सामान उन्होंने बेच लिया था और 600 का खरीदा था, 400 ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। अब ये कहा गया कंपनी ए ने, उसी कंपनी ए ने 200 रुपये को ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कर दिया। तो अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा? जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था उसमें से 200 रुपये यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस कर देंगे, तो जो 200 बचेगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नीचे फॉर्मूला दिया गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए: ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, और अगर मार्जिन निकालना है तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया उसको टोटल सेल्स से डिवाइड कर दें। यानी कि इस केस में क्या हो गया? 200 डिवाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट वुड बी 20%। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो थर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है? हर प्रकार का एक्सपेंस निकालने के बाद, मतलब जैसे वहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाले थे, या हमने टैक्सेस और इंटरेस्ट यानी आपने जो भी लोन्स वगैरह ले रखे हैं उन पर आपको कुछ ब्याज देना होगा और कुछ गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देने होंगे, वो सब निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब इसमें एग्जाम्पल लिया है कि सपोज़ वही कंपनी है जिसने 1,000 रुपये का सामान बेचा था, उसका समझिए 50 रुपये इंटरेस्ट भी उनको देना है और टैक्सेस वगैरह ये 50 रुपये देने हैं, तो टोटल ये 100 रुपये और माइनस कर देंगे तो अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट टोटल बचेगा वो कितना बचेगा? ओनली 100 रुपीज़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है ये देखते हैं। जैसे अन्य बिजनेस होते हैं, बैंक का भी जो प्रॉफिट है वो बेसिकली उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, कैसे? ज़्यादा पैसे लेंड करके और जो आप डिपॉजिट ले रहे हैं उस पर कम ब्याज दे करके, ये बेसिकली अल्टीमेटली बैंकिंग का यही गोल होता है। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन ऑफ द बैंक का प्रॉफिट होता है वो कहाँ से आता है? इंटरेस्ट इनकम से आता है। यानी कि जो उनके एसेट्स हैं, जो लोन उन्होंने दे रखे हैं, उसमें जो इंटरेस्ट की कमाई होती है बेसिकली वहाँ से प्रॉफिट आता है। साथ ही साथ जो भी फीस वगैरह चार्ज करते हैं सर्विसेज के लिए उनसे ये प्रॉफिट अर्न होता है। जो मेजर एक्सपेंस है वो बैंक का कहाँ आता है? वो जो लाइबिलिटीज़ को पे करते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है उसके बदले में जो इंटरेस्ट बैंक्स पे करते हैं वो उनका मेजर पार्ट ऑफ एक्सपेंस शो करता है। तो मेजर एसेट ऑफ बैंक जो है वो उनके लोन्स वगैरह, लोन्स एडवांसेस जो इंडिविजुअल्स को दिए हैं, बिजनेस को दिए हैं, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं यानी संस्थाओं को दिए हैं, और जो भी सिक्योरिटीज़ वो होल्ड करते हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, आपका कमर्शियल पेपर्स वगैरह हो गए, सीडी वगैरह हो गया, सर्टिफाइड डिपॉजिट वगैरह हो गया, वो सब चीज़ें। और मेजर लाइबिलिटीज़ क्या होती है इनकी? जो भी डिपॉजिट इनके पास होता है, या जो पैसा है उन्हें मार्केट से बोरो किया हो, आरबीआई से बोरो किया, अन्य किसी बैंक से बोरो किया हो, वो सब चीज़ें होती हैं मेजर इनके लाइबिलिटीज़। ठीक है,
या तो जो कमर्शियल मनी मार्केट में जो भी हमने बात की ना, कमर्शियल पेपर्स वगैरह, उसकी वो अगर बेचे हों तो। बैंक का जो प्रॉफिट, बैंक अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाते हैं? लेवरेज दे करके। किस तरह का? जो भी उनके एसेट्स होते हैं उनको महंगे में बेचते हैं और जो लाइबिलिटीज़ होती है उनको कम में लेते हैं। सीधा प्रोसेस ही है। जो प्रॉफिट है वो कैसे मेजर किया जाता है? रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। तो जो लेवरेज होता है उसकी वजह से क्या होता है कि बैंक को रिटर्न ऑन इक्विटी पे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। जब बल्कि रिटर्न ऑन एसेट्स उतना ज़्यादा नहीं मिलता, इक्विटी में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ट्रेडिशनल मेजर्स क्या है प्रॉफिटेबिलिटी के? जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी के किसी बिजनेस के लिए, वो बेसिकली रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी हैं, जो हमने भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। एसेट्स जो होते हैं वो बेसिकली इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे बैंक के केस में एसेट क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस। जो लोन्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंक के एसेट्स हैं, जो कि बैंक को इनकम प्रोवाइड करते हैं। हालांकि जो लोन है, मतलब हमने जो भी ऐसे लोन जो सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए दिए गए हैं, वो बैंक का अपना पैसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब बैंक के पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे कि बैंक का जो ओनर्स का जो कैपिटल है वो अलग काउंट किया जा सके, ठीक है। और जो भी मनी बोरो कर रहा है बैंक, यानी कि डिपॉजिटर से ले रहा है या फिर अपने जो भी डेप्ट सिक्योरिटीज हैं उनको बेच के ले रहा है, वो सब बैंक की लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो बैंक के जो असेट्स हैं प्राइमरली जो भी वो बाय करता है अपने फंड से, वो उसकी लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो उसके लिए क्या है, नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस बैंक कैपिटल, दैट इज ओनर्स इक्विटी। तो लाइबिलिटी असेट्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो लाइबिलिटीज़ जो भी बैंक के ऊपर है वो, और प्लस बैंक का जो कैपिटल है, यानी कि जो ओनर की इक्विटी है, कुछ जो इनिशियल अमाउंट इक्विटी करी गई होगी, उसको कहा जाएगा असेट्स में। रिटर्न ऑन असेट्स कैसे देखा जाता है? रिटर्न ऑन असेट डिटरमाइन किया जाता है जो भी अमाउंट ऑफ इनकम ये अर्न करता है, नेट इंटरेस्ट इनकम और फीस, मतलब ओवरऑल लोन्स या एडवांसेस से जो इनकम अर्न हो, और साथ ही साथ जो भी फीस सर्विसेज की चार्ज करी, वो सब इनका रिटर्न ऑन एसेट्स है। नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है? नेट इंटरेस्ट जो बेसिकली है वो डिपेंड करता है, कुछ हिस्सा डिपेंड करता है जो भी आपका इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है, यानी कि आपने इंटरेस्ट रेट को किस तरह से डिवाइड कर रखा है, किसकी चीज़ों को कितना स्प्रेड दे रखा है। मतलब बेसिकली वो एक एवरेज इंटरेस्ट रेट आपने जो भी अपने एसेट्स पे अर्न किया है माइनस एवरेज इंटरेस्ट रेट जो आपने लाइबिलिटीज़ पे पे किया है, वो उसका स्प्रेड हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि तीन तीन रुपये उधर से लिया, तो ये उसका स्प्रेड हो गया कि अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये पे 3 रुपये ब्याज आप दे रहे हैं कस्टमर को, और साथ ही साथ जो आपने लोन दे रखा है उसमें हमने 7% ले रहे हैं समझिए, ठीक है। तो जो 4% हो गया वो हो गया आपका स्प्रेड। नीचे फॉर्मूला भी दिया गया कि इंटरेस्ट रेट स्प्रेड क्या होता है। एवरेज इंटरेस्ट रेट जो भी एसेट्स पे चार्ज किया उसको माइनस कर देंगे एवरेज इंटरेस्ट रेट जो भी पे किया है लाइबिलिटीज़ पे, और नेट इंटरेस्ट इनकम क्या हो जाएगा भाई? जो आपने इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही थी और ये इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया और जो भी इंटरेस्ट आपने लाइबिलिटीज़ को पे किया, दोनों का डिफरेंस जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया। ऑब्वियसली बात है, जो आपने कमाया है वो ज़्यादा ही होगा पेमेंट से, तभी तो आपको नेट इंटरेस्ट इनकम पॉजिटिव मिलेगा, वरना आपको लॉस हो जाएगा, इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। साथ ही साथ इंटरेस्ट इनकम जो भी सिक्योरिटीज़ या लोन से जो अर्न करी है और जो डिपॉजिट और बोरिंग्स पे जो पे करी है, उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोरिंग से मतलब क्या है कि कभी कभी आपका डिपॉजिट कम है लेकिन आप आरबीआई से लेते हैं या किसी अन्य चैनल से पैसा एक्वायर करते हैं, उसको लेंड करते हैं आगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन शो करता है कि किसी भी बैंक का जो अर्निंग इनकम एसेट्स पर है, जो भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं एसेट्स पे, वो कितना अच्छा स्प्रेड है उसका। High net interest income and margin indicates a well managed bank and also indicates future profitability. अगर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो ज़्यादा होगा मार्जिन, तो उससे क्या मतलब है कि बैंक अच्छा प्रॉफिटेबल चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे दिखाई पड़ेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम डिवाइड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। तो जितना इनकम हुआ वो डिवाइड बाय टोटल एवरेज एसेट्स कितने हैं, वो हो जाएगा आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन। रिटर्न ऑन एसेट्स फॉर बैंक में बताया गया है कि रिटर्न ऑन एसेट्स में क्या फॉर्मूला है? जो भी आपकी फीस है, मतलब सर्विसेज वगैरह आप दे रहे हो उनसे जो फीस है, इनकम है वो, प्लस इंटरेस्ट इनकम जो है, और माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कितना डिवाइड किससे कर देंगे? एवरेज टोटल एसेट्स, जो भी बैंक के पास टोटल एसेट्स हैं वो, तो वो हो जाएगा आपका ROA, यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। जो इनकम है वो बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट की जाती है, बट जो एसेट है वो बैलेंस शीट का एक बेसिक, एक बहुत बैलेंस शीट का बहुत मेन फैक्टर होते हैं, और पर्टिकुलर टाइम पर डिसाइड किए जाते हैं, तो इसीलिए एवरेज एसेट्स यूज़ किया जाता है। भाई 31 मार्च को ही तो एसेट्स ओवरऑल डिसाइड होंगे, लेकिन आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो आपको बार बार देखनी है, तो आपको इसलिए जो एवरेज एसेट्स है वो टोटल देख लिया जाता है कि हर महीने में या हर वीकेंड पे कितना है, और उस हिसाब से उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है। तो एवरेज टोटल एसेट्स निकालने का तरीका क्या है कि टोटल एसेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर और टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 2। भाई 31 मार्च 2024 को और 31 मार्च 2025 को जितना था, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, तो एवरेज निकल आया कि साल भर में कितना चल रहा है लगभग।
रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है बैंक्स के लिए? तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है जो बैंक्स का ओनर, जो बेसिकली बैंक के जो ओनर है या जो बोर्ड है, उसका जो स्वयं का इक्विटी है वो, मतलब कैपिटल है वो एंड साथ ही साथ जो वो अपने इन्वेस्टमेंट से अर्न कर रहे हैं वो चीज़ है, ठीक है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वो डिपेंड करता है ना कि सिर्फ रिटर्न ऑन एसेट्स पे, बल्कि जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है जो कि इनकम अर्न कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि तो अगर और एसेट्स परचेज करने हैं बैंक को, तो बैंक को उसके लिए और लाइबिलिटीज़ भी बढ़ानी होंगी, ठीक है, अपने बैंक के कैपिटल से। इसीलिए जो ओनर्स होते हैं वो अगर ग्रेटर रिटर्न अर्न करना चाहते हैं तो वो अपनी लाइबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, ना कि बैंक के कैपिटल को, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने एसेट्स को बढ़ा लिया जाता है, लेकिन ओन कैपिटल को यूज़ करके नहीं, क्योंकि उससे रिटर्न आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो बैंक है अगर उसकी लाइबिलिटीज़ अब पे करनी पड़ती हैं बैंक को, तो उसको एसेट्स भी उसी एवरेज में बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे एज ए लेवरेज वो यूज़ करना पड़ेगा उसकी लाइबिलिटीज़ को। जिससे क्या होगा कि ओवरऑल जो भी, क्योंकि भाई फीस से तो एक लिमिटेड अर्निंग होगी ना, लेकिन इंटरेस्ट स्प्रेड अगर आप बढ़ा लेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है वो बेसिकली लिमिटेड होता है बैंक का, अगर वो अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको भी तरीके से पे कर दे तो। जो बैंक्स हैं वो आपस में दूसरे से कम्पीट करते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं तो उनको डिपॉजिट के लिए कम्पीट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कम्पीट किया जाता है। तो इसीलिए इतनी ये कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करने के लिए ही बैंक को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आरबीआई को, जिससे कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार हो। जैसे साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बैंक जो हैं वो लोन्स पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। जो डेप्ट सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उस पर भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, चाहे कमर्शियल बॉन्ड पेपर हो, चाहे मनी मार्केट हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे कुछ भी हो। जो इंटरेस्ट रेट स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हो सकता। ये नहीं है कि बैंक बहुत सस्ते में डिपॉजिट ले रहा है और बहुत महंगे में लोन दे रहा है, उसके लिए आरबीआई ने अपना सिस्टम मेंटेन कर रखा है, ठीक है। आगे लेवरेज रेशियो बताया गया है कि बैंक एसेट डिवाइड बाय बैंक कैपिटल करेंगे तो लेवरेज रेशियो आ जाएगा। जो रिटर्न फॉर द ओनर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज। इनके आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा बिकॉज आगे ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स इनटू लेवरेज रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो नेट इनकम डिवाइड बाय बैंक एसेट्स इनटू बैंक एसेट डिवाइड बाय बैंक कैपिटल होता है, और नेट कैपिटल डिवाइड बाय बैंक कैपिटल, तो ये हो जाएगा आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। तो लेवरेज है जो बैंक को यूज़ करता है वो बेसिकली जैसे बिजनेसेस यूज़ करते हैं डेब्ट्स को, ठीक है, उसी तरह से बैंक यूज़ करते हैं डिपॉजिट्स को अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए। डिपॉजिट जो है वो बेसिकली एक तरह से एक ऐसा मनी है जो बैंक ओ करता है, मतलब कि उसके ऊपर उधारी है, इसीलिए इसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो लेवरेज रेशियो है वो जैसे डेप्ट रेशियो होता है, हम लोग लोन्स के लिए निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से डेप्ट रेशियो मतलब उधारी देख रहे हैं, तो लेवरेज रेशियो उसमें आपका लायबिलिटी से संबंधित है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ाया जा सकता है कैसे? अगर लेवरेज बढ़ाया जाए तो, बट जो लेवरेज है वो उतना ही बढ़ाया जा सकता है जितना बैंक इंक्रीज जो भी रिस्क है उसको कवर अप कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेवरेज बढ़ा रहे हो बहुत ज़्यादा, बहुत लायबिलिटी है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका जितना रिस्क कैपेबल, आप बैंक जितना रिस्क इजीली हैंडल कर सकता है उतना ही लेवरेज बढ़ाना चाहिए। एक एग्जांपल दिया गया है नीचे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लीजिए किसी बैंक के एसेट 100 रुपये के हैं, उसके ऊपर लाइबिलिटी 95 रुपये की है, और बैंक का कैपिटल कितना है? 5 रुपये का। लाइबिलिटी मतलब उसने 95 रुपीज़ का डिपॉजिट ले रखा है अपने पास, और एसेट्स मतलब इतना लोन दे रखा है 100 रुपये का, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो बैंक का कैपिटल कितना है? 5 रुपये। तो इसमें ये कहा गया कि अगर लेवरेज रेशियो इसमें कितना हो गया? 20:1, यानी 100 रुपये में से जो एसेट्स है उनमें बैंक कैपिटल को डिवाइड कर दिया हमने, तो मतलब 20:1 आ गया। अब ये कहा गया है कि मान लीजिए फॉर व्हाट्स एवर रीज़न बैंक के कुछ लोन एनपीए हो जाते हैं या डूब जाते हैं, लॉस एसेट हो जाते हैं। अब समझिए 5%, अगर 5% का भी लॉस हो गया तो सबसे पहले क्या जाएगा? बैंक का कैपिटल। तो बैंक का कैपिटल तो ज़ीरो हो गया, फिर पूरा ही वाइप आउट हो गया। इसीलिए कहा गया कि इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेवरेज रखते हैं यूएसए वगैरह में वो 10 से 12% तक का रखा जाता है, जिससे कि ओवरऑल जो लेवरेज इतना ना दे दिया जाए कि रिस्क इतना बढ़ जाए कि बैंक डूब जाए। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। इसका बाकी पार्ट हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी। In case you have any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.